गाउस का नियम। तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के बारे में जब हमने बताया था तो आपको मैंने बताया था कि गाउस के नियम को समझने के लिए आपको पहले विद्युत फ्लक्स, चलिए बेटा, तो मैं भी आपको बता रहा था कि गाउस के नियम को समझने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स जानना जरूरी है, और मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के कंसेप्ट भी आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। विद्युत फ्लक्स भी मैंने दो प्रारूपों में बताया था। पहला प्रारूप समतल सतह के लिए और दूसरा किसी बंद लूप के लिए। उस बंद लूप को आप बंद पृष्ठ भी कहते हो, और बंद पृष्ठ किसी भी तरह के आकार का हो सकता है। वो वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोलीय हो सकता है। उदाहरण भी कल मैंने आपको बताया था कि गोलीय पृष्ठ एक बंद लूप का उदाहरण है। आज बात करते हैं, देखिए बेटे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के बारे में। वो न्यूमेरिकल्स जो इससे रिलेटेड हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको समझना ज़रूरी है। मैंने अभी आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। आप पेन और कॉपी अगर आपके पास हो तो मैं ज़रा हट जाता हूँ ब्लैक बोर्ड से हल्का सा, आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को नोट कीजिए और फिर इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इस न्यूमेरिकल का हम सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो दो न्यूमेरिकल आज हम इस लाइव क्लासेस के अंदर करेंगे और अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की लाइव क्लासेस शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये न्यूमेरिकल उतार लिया होगा ब्लैक बोर्ड से। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार कि न्यूमेरिकल है क्या हमारे लिए। देखिए, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट अपॉन मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का मान उसने दे रखा है। यानी कि अब हमें कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र जहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं वो ऑलरेडी दे रखा है उसने। उस विद्युत क्षेत्र में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, उसने क्षेत्रफल सदिश बताया है। उसने ये नहीं बताया वो समतल है या बंद लूप वाला है। उसने तो बोला है केवल क्षेत्रफल सदिश उस एस वेक्टर जिसका मान कितना दे रखा है उसने 5 × 10⁻³ जूल। मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या हुआ? क्योंकि क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। अब हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। समझ में आया आप सभी को? आपको मेरी आवाज़ें आ रही होंगी? तो आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ बैठे हुए ऑफलाइन जो बैठे हुए बच्चे उनके लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं, आंसर शुरू करते हैं। हम लोगों को पता है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उसका सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र अगर आप देखो विद्युत फ्लक्स का मान सूत्र क्या होता है? फाई बराबर, जरा बोलते रहिए आप लोग, बोलने से आपको मेमोरी पावर बढ़ती है। ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है बेटा? अदिश राशि होती है। क्योंकि 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुणनफल के बारे में कि दो सदिश राशियों का कौन सा गुणनफल? बिंदु गुणनफल। अदिश गुणनफल हमेशा कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। अब वो कह रहा है कि हमारी जो समतल है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि माना ये हो गया हमारे लिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर, और यहाँ पर कोई समतल रखा हुआ है। उस समतल का क्षेत्रफल सदिश कितना है बेटा? एस वेक्टर। तो एस वेक्टर और ई वेक्टर ये दोनों मिलकर कोई ना कोई विद्युत फ्लक्स का निर्माण कर रहे होंगे। इस समतल से क्या निकल रहा होगा? विद्युत फ्लक्स का मान निकल रहा होगा। अब हमें उसी विद्युत फ्लक्स का मान पता करना है। अब हम लोग इसे अदिश रूप में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अदिश रूप क्या हो जाएगा? सदिश रूप ई एस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू उसने नहीं दे रखी, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी। इसका मतलब है उसने ये नहीं बता रखा कि समतल क्षेत्रफल सदिश जो है वो, या क्षेत्रफल सदिश जो है वो विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ है, ये उसने नहीं दे रखा। तो हम लोग केवल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे किसका? फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर का। अच्छा, आप सब लोग देख सकते हैं फाई का बराबर ई वेक्टर का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा उसने? बोलिए सब लोग, ई वेक्टर कितना दे रखा है? ई वेक्टर का मान कितना दे रखा है उसने? 200 आई कैप प्लस
300 जे कैप और वोल्ट पर मीटर। मात्रक तो आप लोग सब जानते ही हो कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। तो आप लोग यहाँ पे उतार लीजिए उसको मात्रक को, वो हो गया 200 आई कैप प्लस का 300 जे कैप, ठीक है। डॉट गुणनफल ब्रैकेट में क्या करोगे, एस वेक्टर, एस वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा 5, बोलिए 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3, कितना एकांक सदिश है जे कैप, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके गुणनफल की। अब देखिए बच्चा फिजिक्स आप सब रिलेट करते हो फिजिक्स से, और आपको मैंने एक बात और क्लियर कर दूं, फिजिक्स पढ़ना कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स में एक टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पे कोई साधारण गुणन होता, ठीक है, तो आप कर देते, जैसे 5 गुणा 4 होता तो आप सब बच्चे कर देते, लेकिन यहाँ पर एकांक सदिश के साथ राशियाँ दे रखी हैं। अचर राशियाँ किसके साथ दे रखी है, एकांक सदिश का। इसका मतलब है सदिश गुणनफल यूज किए जाएंगे, सदिश और अदिश गुणनफल यूज किए जाएंगे। तो अब आ जाइए, मैं याद दिला दूँ आपको 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में फिर दोबारा से लेकर चलता हूँ, जहाँ आप लोगों ने 2 प्रकार के गुणनफल पढ़े होंगे, बिंदु गुणनफल और क्रॉस गुणनफल, जिन्हें आप कहते हो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, पढ़ा होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं पहले राशि के मान की। देखिए जब 200 आई कैप का इस पूरी संख्या के साथ, जे कैप की संख्या के साथ गुणा होगा, तो आप लोग जानते हैं 200 आई कैप, दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 200 आई कैप संख्या को गुणा किया जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 जे कैप के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि 2 लंबकोणीय राशियों के अदिश गुणनफल हमेशा कितनी वैल्यू होती है, 0। समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 2 के अनुसार 11th क्लास 2 लंबकोणीय, ये लंबकोणीय होते हैं क्योंकि क्या होता है देख सकते हैं आप लोग, अगर त्रिविमीय अक्ष को अगर दिखाया जाए, ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया मूल बिंदु, तो एक्स अक्ष की तरफ एकांक सदिश को किससे निरूपित करते हैं, आई कैप से, बाई अक्ष की तरफ एकांक सदिश को किससे निरूपित करते हैं, जे कैप से, और जेड कैप के जो एकांक सदिश है या जेड का अक्ष है उसके एकांक सदिश को के कैप से निरूपित किया जाता है। तो ये लंब कोण हो गए, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ क्या हो गए, लंब कोण हो गए, और लंब कोणीय हो जाने की वजह से इनका जो अदिश गुणनफल आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, 0 आएगा। तो अगर 200 आई कैप का गुणा इस पूरी राशि से किया जाएगा तो उसका मान कितना निकलेगा बेटा, 0 निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इस सूत्र को याद रखिए। तो अब बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और 2 समान कोणों या एकांक सदिशों का जो मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, अदिश गुणनफल 1 होता है। यानी कि जे कैप का गुणा जब जे कैप से होगा तो हमेशा राशि कैसी आएगी, 1 आएगी। कि 2 समान एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा कैसी राशि प्राप्त होती है, 1 होती है। और 2 लंब कोणीय सदिश एकांक सदिशों का हमेशा अदिश गुणनफल हमेशा राशि प्राप्त होती है 0। तो ये सूत्र अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं फिजिक्स टफ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेन चाहिए, आई की पावर तेज होनी चाहिए बच्चे की। मैथ साइंस लेना आर्ट्स की तरह सब्जेक्ट्स की तरह सरल नहीं होता। मैथ साइंस सब्जेक्ट लेने में बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेहनत करनी पड़ती है कि जो नए टॉपिक आते हैं वो कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो हमें पुरानी बातें भी याद रखनी पड़ती हैं, हमारी मेमोरी को बढ़ाना पड़ता है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसे टफ मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मेहनत के आगे कोई चीज़ टफ नहीं होती। अगर आप पर्टिकुलर मेहनत कर रहे हो तो आप लोग हर चीज़ को आसानी से कर लेंगे। तो अब जरा हम लोग इसे आगे चलें। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं इसका गुणनफल करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप 200 आई कैप का जब इससे करोगे तो कितनी संख्या हो गई भाई, 0, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। अब 300 जे कैप का गुणनफल कीजिए इससे, तो कितना आया बेटा, 300 का गुणा 5 से करिए, ठीक है। 300 का गुणा जब 5 से करोगे तो कितना आएगा, 1500, और गुणन में क्या लग जाएगा, 10 की घात माइनस 3, ठीक है, 3। आगे बात समझ में। अब इसका मात्रक आप लोग बताइए मुझे, मात्रक क्या निकलेगा। आप सभी लोग जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं
और जो ऑनलाइन मेरे को सुन रहे हैं इस समय लाइव क्लासेस के अंदर, वो फाई विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक आपको बताया गया था, वो मात्रक बताइए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, आप सभी बताइए। तो ऑफलाइन बच्चों से पूछता हूँ, क्या होगा बेटा? वोल्ट मीटर, ठीक है। आप लोग एक ही राशि रख लीजिए, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम रख लीजिए, या फिर वोल्ट इंटू मीटर, दोनों मात्रक इसके होते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान आ जाएगा उसका मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। ये आंसर आ चुका है, आप लोग उतारिए। मैं आपको जस्ट 2 मिनट का आप लोगों को रिलैक्स करता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग सब न्यूमेरिकल उतारिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र, मैं बोल भी रहा हूँ और साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर उतार भी रहा हूँ, तो दोनों काम आप साथ कर सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार रखा है कि इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो प्रदर्शित कीजिए, तो दर्शाइए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। सभी बच्चे कॉपी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का 1 मिनट का आपके लिए रेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग अपने न्यूमेरिकल को उतार सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आप न्यूमेरिकल उतार सकते हैं बेटा। सभी लोग, दीपिका, भावना, सभी बच्चे, सब लोग न्यूमेरिकल उतारिए। जितने भी बच्चे ऑनलाइन इस समय बैठे हुए हैं लाइव क्लासेस के अंदर, देखिए बेटा, हम सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का रिजल्ट ज़रूर निकल कर आता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो ऑलवेज डू हार्ड वर्क। आप लोग मेहनत करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। सभी बच्चों ने उतार लिया होगा, तो चलते हैं आगे। आपको इस टॉपिक के बारे में, इस न्यूमेरिकल के बारे में ले चलते हैं। एक बड़ा न्यूमेरिकल है, आप सबको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे सामने एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है और उस विद्युत क्षेत्र में बेलन रखा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, बेलन कैसा है? समतल सतह वाला है, बंद लूप वाला है? बंद लूप वाला है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे ने जवाब दिया कि सर वो बेलन एक बंद लूप वाली आकृति का है। और अब बंद लूप वाली आकृति का जो विद्युत फ्लक्स है वो आप लोग सब जानते हो, समाकलन विधि के द्वारा निकलता है। समाकलन विधि के द्वारा ही हम किसी बंद लूप में विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ इसके डायग्राम के बारे में। तो चित्र को थोड़ा नोटिस कीजिए, मैं अपनी पहली क्लास से ही आपको समझाते आ रहा हूँ। न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे डेरिवेशन हो, जिस बच्चे को इसके ऊपर चित्र बनाना आता है, जो बच्चा चित्र बना सकता है, वो सबसे ज़्यादा कमांडेड होगा, ये याद रखना। और जीत उसी की होगी जो चित्र बनाना जानता है आसानी से। देखिए, विद्युत क्षेत्र बनाइए आप मेरे साथ। ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया बेटा। जो बच्चे किताब में देख रहे हैं वो किताब में से बना सकते हैं। जो बच्चे किताब में देख रहे हैं वो किताब में उस विद्युत क्षेत्र को या उस डायग्राम को बना सकते हैं। ये मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया है। और ये विद्युत क्षेत्र क्या है? ई वेक्टर एक समान है। ये याद रखिए आप लोग, सभी लोग याद रखिए। ये विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है। अब उस विद्युत क्षेत्र में उसने एक बेलन को रख दिया। बेलनाकार आकृति आप लोग जानते हैं। मैं एक बेलन बनाने वाला हूं, तो आप लोग भी एक बेलन बना लीजिए इस समय, ठीक है।
आप लोग भी एक बेलन बना सकते हैं। ये देखिए बेलन का निर्माण कीजिए इस डायग्राम के अंदर। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और न्यूमेरिकल का डायग्राम बनाते जाइए। ये बेलन हो चुका है, ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु, दोनों वृत्तीय फलकों का केंद्र बिंदु, इसकी दो वृत्तीय फलक होती हैं। याद रखिए, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि बेलन की आकृति में दो वृत्तीय फलक होते हैं, उसके दो कॉर्नर जो होते हैं वो वृत्तीय फलक कहलाते हैं। और ये वृत्तीय फलकों के क्या हो गए, केंद्र बिंदु, केंद्र हो गए। अब वो कह रहा है कि जो बेलन को इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष, देखिए इसका अक्ष कहाँ से गुजरेगा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इस तरफ है। तीरों के द्वारा आपको समझ में आ रहा है। सब ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए बच्चे भी ध्यान दीजिए। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, इसके राइट हैंड दिशा में जा रहा है। तो बेलन की अक्ष भी कहाँ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इसकी अक्ष बना दीजिए आप लोग। तो इसकी अक्ष कहाँ से होगी, यहाँ से पास हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, आप इसकी अक्ष को बना सकते हैं। ये क्या हो गई, इसकी अक्ष, ठीक है। ये इसकी अक्ष हो चुकी है बेलन की। हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जो क्वेश्चन कर रहा है, हम क्वेश्चन के अनुसार अपना डायग्राम बना रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया, उसमें बेलन स्थित है तो बेलन स्थित कर दिया। और बेलन का जो अक्ष है वो किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो तीनों जो बात वो बोल रहा था, हमने इसको पूरा कर दिया। अब वो कह रहा है कि इस बेलन में से निर्गत कुल फ्लक्स, नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फाई का मान ज्ञात करना है। किसमें से, बेलन से निर्गत, बेलन से निकलने वाले। उसने ये नहीं कहा कि बेलन में आने वाला, निर्गत शब्द यूज किया है। बेलन से निर्गत निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बेलन में से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा। और अब आपको मैं बता देता हूँ फिर दोबारा से, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में रखी हुई कोई भी समतल क्षेत्रफल में से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। अब देखिए, समान चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इस बेलन के अंदर इसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा जो इससे बाहर निकलेगा, ठीक है। विद्युत बेलन में से भी विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा और उसकी संख्या क्या होगी, विद्युत फ्लक्स के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए सब लोग। एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इसकी इस दिशा से निकल रहा होगा। सही बात है, क्योंकि एक भाग ही हो जाएगा, विद्युत फलक में से निकलेगा और एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, हर तरीके से वो निकल सकता है, क्योंकि ये कैसा लूप है, बंद लूप। हमने क्या किया था, बंद लूप के कई टुकड़े कर दिए थे। याद आ रहा है शायद आपको, कल मैंने एक बंद आकृति लिया था, उसके कई टुकड़े कर दिए गए थे और प्रत्येक टुकड़े का निकाल कर मैंने समाकलन कर दिया था। और इसी तरीके से, इसी विधि के द्वारा हम लोग इस बेलन के भी क्या कर देंगे, 3 टुकड़ों में ये बांट दिया जाएगा। तो आप लोग लिखिए, बेलन को या बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने हेतु बेलन को दो वृत्तीय फलकों, मैंने आपको बता दिया ना, 2 वृत्तीय फलक होती हैं बेलन में। ये यूनिवर्सल प्रूफ है कि वृत्तीय फलक होती हैं दो, एक बेलन के अंदर। एक वृत्तीय फलक ये हो गई, एक ये हो गई। तो 2 वृत्तीय फलकों S1 व S2 तथा एक वक्रीय फलक जिसे हम नाम दे देंगे S3। 2 वृत्तीय फलक S1 व S2, S1 हो गई ये वाली, ठीक है, और S2 हो गई ये वाली। लेकिन वक्रीय फलक S3 में बांट दिया जाएगा। सब लोग कॉपी कीजिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिए। मैं इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देता हूँ, क्योंकि बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए बेलन को 2 वृत्तीय फलकों S1 और S2 व एक वक्रीय फलकों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 वृत्तीय फलक तो आपके सामने दे रखे हैं, वक्रीय फलक इसके वक्र पे ही होगा, ठीक है। इसका वक्र इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, आपने ऊपर की तरफ इसका वक्रीय पृष्ठ ले लिया थोड़ा सा,
ये हो गया इसका वक्रीय पृष्ठ, यानी कि यहाँ से माना इसका तीसरा जो वक्र है इसका ये हो गया वक्रीय पृष्ठ, और यहाँ से क्या निकल रहा है? विद्युत फ्लक्स। यहाँ से क्या निकल रहा है? विद्युत फ्लक्स। और यहाँ से भी क्या निकल रहा है? विद्युत फ्लक्स। अब हम लोग इसका नेट कुल फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि किस तरीके से मैं इसे रफ कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस जो लाइन लिखी हुई है हिंदी में, मैंने जो थ्योरी लिखी हुई है इसे मैं रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रफ करने पर आपको मैं आगे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसे आगे लिया गया है। तो माना, लेट करके लिखिए, माना यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माना कुल फ्लक्स क्या है? फाई। माना कुल फ्लक्स कितना हो गया? फाई। अब देखिए प्रथम पृष्ठ में से निकला हुआ, किस पृष्ठ में से निकल रहा है? S1 में से। S1 में से विद्युत फ्लक्स निकला है तो समाकलन हो जाएगा S1 के लिए, ठीक है। इसका कुल मान निकल जाएगा। तो इसका जब कुल मान निकालेंगे तो S1 किसके बराबर हो जाएगा? E वेक्टर, ठीक है। और किसके बराबर हो जाएगा? S वेक्टर, S1 वेक्टर, ठीक है। आप लोग लगा सकते हैं, या इसका जो क्षेत्रफल सदिश लिया गया है वो आप लिख सकते हैं अभिलंब क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर या S वेक्टर, जो भी आपको लिखना चाहें लिख सकते हैं कि इसका अभिलंब क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds वेक्टर। इसका भी कितना हो गया बेटा? ds वेक्टर, क्योंकि S2 ही फलक है। और इसका भी कितना हो गया? ds वेक्टर। ये इसके हो गए अभिलंब सदिश। ये तो देखो S1 तो हो गया इसका पूर्ण क्षेत्रफल, लेकिन इसका अभिलंब क्षेत्रफल सदिश कितना हो गया? ds3, ds वेक्टर। ये हो गया इसका पूर्ण क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका जो अभिलंब क्षेत्रफल सदिश आएगा वो आएगा ds वेक्टर। इसी तरीके से ये तो S2 तो पूरी क्षेत्रफल हो गया, ये वृत्तीय क्षेत्रफल है, लेकिन इसका अभिलंब क्षेत्रफल सदिश कितना हो गया? ds वेक्टर, ठीक है। एक समान लिया गया है। तो ये हो गया इसका प्रथम का। इसमें दूसरा जोड़ देंगे, इसलिए इस वृत्तीय फलक का जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से किसका साइन आएगा? इंटीग्रल का, समाकलन का। पृष्ठ कौन सी है? S1 S2, S2, यानी कि S2 से निकला हुआ कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये क्या था? S1 से निकला हुआ कुल विद्युत फ्लक्स। इसी तरीके से S2 से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स किस क्षेत्र में है? E वेक्टर। क्या E वेक्टर में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि E वेक्टर कैसा है बेटा? एक समान। वो वृत्तीय फलक S1 के लिए भी E है, वृत्तीय फलक S2 के लिए भी E होगा, और वक्रीय फलक S3 के लिए भी कितना होगा? E वेक्टर। यानी कि तीनों बेलन के तीनों पृष्ठों के लिए विद्युत क्षेत्र क्या रह रहा है? समान है, ठीक है। लेकिन वृत्तीय पृष्ठ अलग अलग हैं, लेकिन उनके अभिलंब सदिश को हमने कैसे माना है? एक माना है, ठीक है, एक समान माना है, क्योंकि इनका मान एक है। तो इसका भी जो अभिलंब सदिश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ds वेक्टर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से तीसरा, ये हो गया, लेकिन तीसरा पृष्ठ क्या माना है? S3। तो इससे S3 से निर्गत फ्लक्स के लिए भी क्या करेंगे? समाकलन का चिन्ह यूज करेंगे। और पृष्ठ कौन सा है इसके लिए? S3। विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? E वेक्टर। सब लोग समझ रहे हो? यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखिए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। ये था कुल निर्गत फ्लक्स किसके लिए? S1 के लिए। ये था S2 के लिए कुल निर्गत फ्लक्स, और ये था S3 के लिए कुल निर्गत फ्लक्स। अब इन तीनों से ही मिलकर क्या बना है हमारा? बेलन। जब इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, इनका समाकलन का योग कर दिया जाएगा दिश योग, तो पूरे बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। अब आप ये बात ध्यान रख लीजिए, हमने बेलन को कितने भागों में बांटा था? यहाँ पे क्या लिखा था? 3 भागों में, 2 वृत्तीय भागों में और 1 वक्रीय भाग में। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमारा कुल विद्युत फ्लक्स निकल आएगा, नेट फ्लक्स निकलेगा इस विद्युत बेलन का। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? इसका अभिलंब क्षेत्रफल सदिश भी कितना लेंगे? ds वेक्टर। क्या आपको समझ में आ रहा है? सभी लोग समझ लीजिए इस बात को कि अभिलंब क्षेत्रफल सदिश हम लोगों ने समान लिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र तीनों के लिए समान ऑलरेडी है। और ये हो गया वृत्तीय फलक S1, वृत्तीय फलक S2 और वक्रीय फलक S3। अब बात ये इंपॉर्टेंट बात सबके लिए, देखिए यहाँ पर E वेक्टर और ds वेक्टर क्या एक ही सदिश, एक ही रेखा में है? क्या एक ही दिशा में है?
सब लोग जान रहे हैं? आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ई वेक्टर और डी एस वेक्टर इसके लिए S1 के लिए, किसके लिए? S1 के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ S1 के लिए। अब जरा मैं आपकी जनरल नॉलेज लेना चाहूँगा, आपका आई की पावर चेक करना चाहूँगा। S1 वृत्तीय पृष्ठ के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर क्या एक ही दिशा में है? तो थीटा कोण कितना होगा? 0 डिग्री। यदि क्या है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से S2 के लिए बताइए बेटा। S2 के लिए ई वेक्टर डी एस वेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ई वेक्टर इस दिशा में है और डी एस वेक्टर इस दिशा में है, तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। और S3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? S3 के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सब लोग जानते होंगे इस बात को, जान रहे हो? तो अब बात करते हैं आगे के लिए। आप लोग ये तीनों लाइन उतार सकते हैं। सभी लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो इस तीनों लाइनों को उतार सकते हैं, जो ऑफलाइन है वो भी तीनों लाइनों को उतार सकते हैं अच्छी तरह बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे देखकर उतारिए, गलती नहीं करनी है कुछ भी आपको। देखना कितने मिनट की होगी? 26 मिनट की हो गई। चलिए बेटा, आवाज़ आ रही है उनकी, म्यूट करो। चलिए सब बच्चे देखिए ध्यान से। ES1 cos 0 डिग्री, ठीक है, और ES2 cos 180 डिग्री, और ये हो गया ES3 cos 90 डिग्री। ये किस पृष्ठ के लिए था? S1 पृष्ठ के लिए। अरे कॉल आ रहा है शूटिंग में। ठीक है, ये आ रहा है S2 पृष्ठ के लिए और ये आ रहा है S3 पृष्ठ के लिए। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, cos 180 की वैल्यू -1, cos 90 की वैल्यू 0। 0 की वैल्यू होने पर ये पूरा मान कितना हो गया? 0 हो गया, और ये कितना हो गया? माइनस बाहर आ गया। तो अब ये वैल्यू आ चुकी है आपकी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो बेलन है उसके दोनों वृत्तीय पृष्ठ क्षेत्रफल में एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर। क्या आपने कोई बेलन ऐसा देखा जिसका एक पृष्ठ बड़ा और एक पृष्ठ छोटा हो? नहीं। बेलन का जब भी निर्माण होता है तो उसके दोनों वृत्तीय पृष्ठ कैसे होते हैं? क्षेत्रफल में समान होते हैं। तो S1 किसके लिए बराबर होगा? S2 का। भाई ये पृष्ठ छोटा थोड़ा है इससे, कैसा पृष्ठ है? बराबर है, तभी बेलन तो कहेंगे उसे। आप देखते हो ना, बेलन दोनों तरफ से समान होता है। तो बेलन का ये वृत्तीय पृष्ठ बेलन के इस वृत्तीय पृष्ठ के कैसे हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। और समान होने पर हम लोग क्या मान लेंगे? माना S1 किसके बराबर है? S2 के लिए। क्या S3 के बराबर होगा? नहीं पता, क्योंकि S3 के लिए वो आधा है। ठीक है, S3 के लिए आधा है, वो अर्धवृत्त है, इसलिए उसे वक्रीय पृष्ठ कहा गया है। वक्र समझते हो ना आप लोग? वक्र पढ़े होंगे, कर्व। आई बात समझ में? तो S1 S2 बराबर हो सकते हैं, लेकिन S3 बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अर्धवृत्त है और ये पूर्ण वृत्त में आ रहे हैं। ठीक है, ये पूर्ण वृत्त हैं, तो S1 S2 बार बराबर हो जाएंगे और S3 का मान अलग हो जाएगा। तो माना S1 S2 क्षेत्रफल में कैसे है? समान है, समान है क्षेत्रफल में। तो इन दोनों के मान कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो क्या मैं S1 S2 की जगह कुछ भी एक वैल्यू रख सकता हूँ? S1 की जगह तो S2 रख लूँ, या S2 की जगह S1 में रख लेता हूँ। तो फाई का नया मान कितना निकलेगा? ES1 माइनस ES1। दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और फाई का कुल विद्युत मान, विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा? 0। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई वस्तु, मैं चाहता तो इसका आंसर शॉर्ट में निकाल सकता। आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बच्चों। वहाँ पर जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, कोटा जयपुर के अंदर CLC हुआ, रेजोनेंस को एलन हुआ,
वहाँ पे ट्रिक्स सिखाई जाती है। मैं चाहता तो इसका एक लाइन में आंसर आपको बता सकता था कि इसका आंसर 0 निकलेगा, ठीक है। और वो क्यों निकलेगा? क्योंकि एक कंसेप्ट होता है कि अगर किसी वस्तु का अक्ष समांतर विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है तो नेट विद्युत फ्लक्स हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये बात मैं आपको शुरुआत में कह सकता था, लेकिन इस बात को प्रूफ करके दिखाया हुआ है। कल एक लड़की ने मुझे फ़ोन पे या मैसेज किया था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई क्षेत्रफल सदिश किसी विद्युत क्षेत्र के समान रखा जाता है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 क्यों होता है। मैं उस बच्ची को भी ऑनलाइन अभी अगर वो बैठी हो तो एक बात मैं बता दूं कि देखिए, अगर कोई राशि है, कोई क्षेत्रफल सदिश रखा हुआ है तो उसकी 2 दिशाएं हो जाएंगी, एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर और उसका जो पिछला पृष्ठ होगा वो विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा की ओर होगा उसका विलंब सदिश। और एक दिशा ये हो जाने की वजह से और एक दिशा इसके प्रति समांतर हो जाने की वजह से वो दोनों दिशाओं में कट जाएगा। परिमाण समान रहेगा लेकिन जो दिशा होगी वो विपरीत हो जाने की वजह से दोनों का परिमाण क्या होगा? एक दूसरे के कट जाएगा। तो अगर किसी समतल क्षेत्रफल को भी आप किसी क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखते हो तो भी उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 प्राप्त होता है। इस बात को आप ट्रिक से भी कर सकते हो और यही होता है बस IIT JEE और मेंस के अंदर। वहाँ बच्चों को ट्रिक्स बताई जाती है बड़े से बड़े क्वेश्चन को। अब देखिए, किसी भी बड़े कंपटीशन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि टाइम बहुत चाहिए होता है बच्चों को, तो वहाँ ट्रिक्स और कैलकुलेशन किस तरीके से शॉर्ट वे में की जाती है उसे निकालना, और यही होता है IIT और मेंस का खेल, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को कोई बड़ा ना समझें। मैंने कई टीचरों से, बड़े बड़े जो लेजेंड हैं उनसे पढ़ा हुआ सुना हुआ है ये कि फिजिक्स में जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जिसको अच्छी तरीके से कमांड है, वो ट्रिक मेथड का यूज़ करते हुए आंसर को तुरंत ओरली निकाल सकता है। तो इसका आंसर ओरली भी निकाल सकते थे कि अगर किसी विद्युत या कोई राशि या कोई वस्तु किसी विद्युत क्षेत्र के एक समानांतर रखी जाए तो हमेशा नेट विद्युत फ्लक्स कैसा होता है? 0 प्राप्त होता है, और यही हमेशा आंसर था, ठीक है। अब आप इसे उतार सकते हैं थोड़ा सा। मैं 1 मिनट का आपको छोटा सा रेस्ट पोज दे रहा हूँ, आप लोग इसे कॉपी करें जल्दी से। और विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना को पढ़ा था जिसमें आवेश कितना था? केवल 1। जहां आपने कभी कभी एक ऐसा निकाय लिया होगा जहां पे आवेश का मान कितना था? 2। उनके विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का मान ज्ञात किया होगा किस नियम से? कूलाम के नियम से। किस नियम से? कूलाम के नियम से। या 2 से ज़्यादा बल विद्युत आवेश भी आप लोगों ने लिए होंगे और किसी विद्युत आवेश पर कुल विद्युत क्षेत्र निकाला होगा, तीव्रता निकाली होगी। वो किस नियम से? अध्यारोपण के सिद्धांत से, जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन अगर आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया एक जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिन हो जाता है विद्युत क्षेत्र निकालना, ठीक है। अगर मान के चलो किसी एक क्षण है, मैं थोड़ा उदाहरण लेता हूँ, किसी क्षण पर एक समान रूप से आप लोगों ने विद्युत आवेश उपस्थित कर दिया तो आपको विद्युत क्षेत्र निकालना दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र को निकालने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हम लोग कलन विधि का यूज़ करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस मेथड। कलन विधि आप लोगों ने कई तरह की विधि पढ़ी होंगी, आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि और कई तरह की और विधि होती है। कलन विधि जिसमें आप लोग 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में आप देख सकते हैं कलन विधि को, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो मेरा मतलब क्या हुआ, अगर किसी वस्तु चालक पदार्थ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है और विद्युत क्षेत्र निकालना कठिन हो रहा है तो वहाँ पर किस विधि को यूज़ करते हैं? कलन विधि का यूज़ किया जाता है। कलन विधि को आगे समझाया जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर कलन विधि क्या होती है, वो आपके आने वाले टॉपिक्स में आने वाली है। अभी आपको क्या जानना है? संतत आवेश वितरण। संतत का मतलब एक समान रूप से लगातार। आवेश तो आप जानते ही हैं, किसी भी भौतिक राशि का गुणधर्म, और वितरण माने बांटना, यानी कि आवेश की एक समान मात्रा को समान रूप से लगातार बांटना ही संतत आवेश वितरण कहलाता है। तो मैं परिभाषा उतार रहा हूँ। सबसे पहले आप संतत आवेश वितरण के बारे में लिखिए, परिभाषा लिखिए। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश
वह आवेश एक समान रूप से, तो वह आवेश एक समान रूप से चालक के ऊपर या चालक के ऊपर हटा दीजिए बेटा, चालक पर बट जाता है, ठीक है। इसे संतत आवेश वितरण कहते हैं। इसकी परिभाषा बेटा किताब में नहीं है, कहीं आप सोचो कि सर हम किताब में से इसकी परिभाषा उतार लेंगे, इसकी परिभाषा किताब में नहीं दे रखी। आप ब्लैक बोर्ड से उतार सकते हैं कि अगर किसी चालक को, कोई भी चालक वस्तु को, क्षण हो सकती है, किसी भी तरीके से कोई भी वस्तु हो सकती है किसी भी आकार की, तो अगर किसी भी चालक को विद्युत आवेश दिया जाता है तो वह आवेश एक समान रूप से चालक पर बढ़ जाता है, वितरित हो जाता है। इसे ही संतत आवेश वितरण कह सकते हैं। अब देखिए, आवेश किसी भी रूप में आपको लिखना नहीं है, आवेश जो है वो किसी भी रूप में आ सकता है। अगर आपने किसी एक विमीय राशि, एक विमीय वाली वस्तु के ऊपर डाला जिसमें केवल लंबाई है, भाई एक ऐसी वस्तु जिसमें केवल लंबाई है, भाई कोई भी वस्तु होती है उसे तीन तरीके से, तीन विमाओं में बांटा जाता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय में केवल एक ही राशि होती है, लंबाई हो सकती है, तो आवेश किसी भी वस्तु की लंबाई के अनुदिश बढ़ सकता है। अगर आवेश किसी ऐसी वस्तु में जा रहा है जो द्विविमीय वाली है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश बढ़ सकता है, आवेश किसी चालक के क्षेत्रफल में बढ़ सकता है, और आवेश अगर त्रिविमीय राशि में बट रहा है तो आवेश किस रूप में बटेगा, उसके आयतन के रूप में, ठीक है। और इसी तरीके से आवेश तीन प्रकार से वितरित किया जाता है, और यहाँ पे आवेश वितरण के तीन प्रकार हो जाते हैं। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, आपके दूसरे हो जाते हैं, हमारे लिए आगे के लिए हो जाता है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा हो जाता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को ये मैं लिखना नहीं है, अभी मैं और आपको समझाने वाला हूँ। तो परिभाषा आप लोग सबने उतार ली होगी। तो अब बात करते हैं आवेश घनत्व के बारे में। एक टर्म आया है, आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने घनत्व का फॉर्मूला या चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। घनत्व का सूत्र क्या होता है बेटा, क्या हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब देखिए, किसी भी वस्तु का घनत्व कैसे निकाल सकते हैं, उसके आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही उसका घनत्व कहलाता है। मैं दोबारा से बोल के सुना रहा हूँ, घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यमान की जगह क्या बांट रहे हो आप, द्रव्यमान की जगह वस्तु पर क्या है, आवेश। तो आवेश घनत्व क्या हो गया, घनत्व तो है ही, लेकिन आवेश बांट रहे हो, तो द्रव्यमान की जगह क्या हो गया, आवेश, ठीक है। आवेश निकल के आ गया। और आयतन, क्या वस्तु के आयतन में ही आवेश बांट रहे हो, नहीं, उसकी लंबाई के अनुदिश भी आवेश बांट रहे हो, उसके पृष्ठ पर भी बांट रहे हो, क्षेत्रफल के अनुदिश और उसके आयतन के अनुदिश। तो पदार्थ की जो त्रिविमीय राशि है, द्विविमीय राशि और एक विमीय राशि है, उसके अनुसार आप बांटोगे। तो क्या केवल हम आयतन लिखेंगे आवेश घनत्व के लिए, नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, पदार्थ की विमा, पदार्थ की विमा। अब परिभाषा बनाइए आवेश घनत्व की, जरा मैं परिभाषा बोलूंगा भी और आपको लिखाऊंगा भी, कि किसी भी पदार्थ की एकांक विमा में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, आवेश घनत्व कहलाती है। समझ में आ गया आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी भी पदार्थ, चालक पदार्थ की एकांक विमा में उपस्थित आवेश की मात्रा ही उस पदार्थ या चालक की क्या कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। और जब किसी चालक पर आवेश को वितरित किया जाता है तो वो घनत्व के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण, जैसे इस समष्टि में फैली हुई वायु, क्या वो एक जगह इकट्ठी है, नहीं, वो तीन रूप से वितरित हो रहा है। वायु का जो मान है वो हमारे समष्टि में, स्पेस के अंदर समान रूप से वितरित है, ऐसा तो नहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। इसका अलावा वायु का जो एकत्र या वायु का जो फैलना है वो भी एक संतत आवेश वितरण का ही उदाहरण है,
ठीक है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। वायु जो है वो त्रिविमीय रूप से एक समान रूप से फैलती है, तो उसमें भी वायु का घनत्व निकाला जाता है। जब भी तो आप लोग बात करते हो डेंसिटी के बारे में कि वायु का घनत्व किधर है, किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें वायु के जो कण हैं वो भी समान रूप से फैल रहे हैं, इसे आवेश, ठीक है। मैं फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये दोनों बातें लिख लीजिए, यहाँ पे चूंकि लगा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आवेश घनत्व क्या हो गया, आवेश घनत्व क्या हो जाता है, आवेश की मात्रा किसमें, पदार्थ की विमा के रूप में, पदार्थ की विमा में, ठीक है, आवेश की मात्रा पदार्थ की विमा में। तो अब मैं परिभाषा बोल रहा हूँ आवेश घनत्व की, आप लोग लिख सकते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए बेटा, जो ऑनलाइन है। संदीप, आवाज़ें आ रही होगी आपको, हैंड रेस कीजिए। दीपिका, हैंड रेस करके बताइए। आपने उतार लिया, सभी लोग जिन्होंने उतार लिया है, ठीक है बेटा, आपका रिप्लाई मिल रहा है मुझे, थैंक यू, शाबाश, उतारते रहिए। अभी मैं आपको आवेश घनत्व के बारे में और बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग आवेश घनत्व को लिखने के लिए तैयारी लिखिए। किसी पदार्थ के आवेश घनत्व की परिभाषा लिखिए सब लोग। किसी पदार्थ के एकांक विमा के ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, लंबाई, पृष्ठ और आयतन। विमा के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, वो विमा कैसे हो सकती है, एक विमी हो सकती है अर्थात लंबाई के अनुसार, द्विविमी हो सकती है अर्थात पृष्ठ के अनुसार जहाँ लंबाई और गुणा चौड़ाई हो, और तीसरी आयतन के अनुसार जहाँ लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों हो सकती है, वस्तु तीन ही आकार में होती है। तो किसी पदार्थ के एकांक विमा में उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश घनत्व कहलाती है, आवेश घनत्व कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सर आवेश घनत्व क्या होता है, तो अगर किसी पदार्थ या वस्तु की किसी भी तरीके से उसकी विमा में, उसकी लंबाई में या उसकी पृष्ठ में या उसके आयतन में, एकांक में जितना भी आवेश उपस्थित होगा, तो वो हम लोगों के लिए क्या होगा, आवेश घनत्व होगा। अब देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लेने वाला हूँ आप सबके लिए। इस तरीके से संतत आवेश वितरण को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। आवेश का जो वितरण है कितने रूप में कर सकते हैं, जरा सा नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। आवेश वितरण 3 रूप में किया जा सकता है। आवेश वितरण आप लोग लिख लीजिए, आवेश वितरण 3 रूप से कर सकते हैं। आप ये सारा काम रफ में करिए, फेयर करने के लिए हम आपको PDF डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। ये आप लोग रफली नोट कीजिए। आवेश वितरण 3 रूप में कर सकते हो। अगर किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश किया जा रहा है, कोई क्षण है, कोई रॉड ले लिया आप लोगों ने, लकड़ी ले ली, कोई लंबाई के अनुदिश अगर हो रहा है, तो क्या हो जाता है, रेखिक रूप से फैल जाएगा, तो वो हो जाता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। अगर किसी वस्तु के पृष्ठ पर लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इस रूप में हो रहा है, पृष्ठ के रूप में हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। आगे कल हम लोग ये तीनों वितरण पढ़ेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा, अगर वस्तु में लंबाई चौड़ाई, जैसे घन घनाभ ये चीज़ें होती हैं, घन घनाभ ये सब त्रिविमीय होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। अगर वस्तु में 3 रूप में अगर आवेश फैल रहा है, तो वो कौन सा होता है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल हम लोग इन तीनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। और आज 3